तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन से। इन अ रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज v इक्वल टू 10 माइनस 50x, v की इक्वेशन दी है x के रिस्पेक्ट में, वेयर v वोल्ट है एंड x मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कितना होगा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला v के रिस्पेक्ट में आपको पता है, v जब इक्वेशन फॉर्म में दिया होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो dv बाई डी एक्स होता है। क्या होता है? dv बाई डी एक्स या डी आर जो भी कहना है, बट यहाँ r नहीं है, यहाँ x है। तो E का फॉर्मूला माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, ये सबको पता है। आंसर कमेंट करो अगर आता है तो जल्दी से। तो यहाँ पे V की इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा, और डी वी बाई डी एक्स इस इक्वेशन से निकालो, इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में तो -50 आ जाएगा, इसका है ना, इस वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव। तो ये आपका माइनस और ये -50 आया तो +50 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव है। तो यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है क्वेश्चन 1 का। तो किस किस ने ऑप्शन सी पे टिक किया है? प्लस में आया ना, तो इसलिए प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा और 50 वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट पर मीटर। क्लियर? तो ये इसका आंसर था। कमेंट कर दीजिए किस किस ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है। एंड अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको आपके अदर कोड्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे और बाकी कोड्स के भी आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है फर्स्ट का? सी ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 15 न्यूटन पर न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड डी वी बाई डी एक्स है ना, तो ये 50 आएगा और प्लस एक्स डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, इन्होंने यूनिट दूसरी ले ली है, ठीक है। तो 50 आया और प्लस एक्स डायरेक्शन में आया। सेकेंड देखो, अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट टू चार्ज मेटेलिक स्फेयर ए एंड बी, रेडियाई दी है R1 R2, और आपको बोला डिस्टेंस बिटवीन स्फेयर वेरी लार्ज कंपेयर टू देयर रेडियाई, डिस्टेंस स्फेयर का ज़्यादा है रेडियस के कंपैरिजन में। रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी आपको फाइंड करना था, और सरफेस ऑफ स्फेयर ए एंड बी का कितना होगा? ई ए बाई ई बी। तो यहाँ पे आंसर कमेंट कीजिए अगर आता है तो, क्या लिख के आए हो इसका आंसर सेकंड का। तो देखो पहले तो कनेक्ट किए वायर्स को हमने, कंडक्टिंग वायर इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो कनेक्ट कर रही है इसका मतलब है आपका जब भी कनेक्ट है तो दोनों के पोटेंशियल बराबर होंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए का वी बी के बराबर होगा, और वी का फॉर्मूला आपको पता है के क्यू बाई आर होता है, और इलेक्ट्रिक ई का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे के क्यू बाई आर अगर है तो के क्यू बाई आर को अगर मैं अलग कर दूँ तो 1/r अलग हो जाएगा, तो यानी ई वी बाई आर आ जाएगा। वो मैंने अभी बताया भी था फर्स्ट क्वेश्चन में। ई क्या होता है? वी अपॉन आर या डी वी बाई डी आर। तो ई का फॉर्मूला वी बाई आर है, तो ई ए बाई ई बी निकालना है। तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो ई क्या है? आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो अगर मैं ई ए बाई ई बी निकालना चाहती हूँ तो आर के इन्वर्सली, तो आर इसका नीचे आ जाएगा ए का, और बी का ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से पता है ना, ई वी बाई आर, आर वी कांस्टेंट है, कनेक्टेड है तो दोनों की पोटेंशियल सेम है। तो ई आर पे डिपेंड कर रही है, तो ई ए बाई ई बी में क्योंकि आर के इन्वर्सली है तो ए का है तो आर ए का नीचे आएगा और बी का ऊपर, तो ये रिलेशन आएगा। यानी आर बी की 2 थी R1, तो R2/R1 ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी किस किस ने किया सेकंड का? बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट कीजिए किस किस का आंसर R2/R1 आएगा, आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए है, कैरीज अ स्टेडी current I, the current is uniformly distributed across this cross section, the magnitude of the magnetic field produced at a point at a distance a/2 from the axis of the wire will be। तो यहाँ पे आपको बोला है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस से। तो यहाँ पे आपको ये a/2 जो है इनसाइड माना जाएगा, है ना। और इनसाइड के लिए आपको कंडीशन पता होगी, पॉइंट इनसाइड अगर वायर निकालना है, यानी आर जो है ए से, आर लेस देन ए है अगर, तो
जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस फॉर्मूले से निकालोगे, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2πa²। तो ये इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये तो सबको पता होगा। तो आर आपको a/2 पुट करनी थी, तो आर हमने a/2 रखी, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई बाई 4πa आएगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जिस जिस बच्चे का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है थर्ड का। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 74th क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग double slit experiment when the distance between the slit and the screen is very large as compared to slit separation is nearly। तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की शेप बोलिए बतानी कैसी बनेगी जब डिस्टेंस स्लिट का और स्क्रीन का बहुत ज़्यादा होता है स्लिट सेपरेशन से। तो यानी कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा है, तो कैसी शेप बनती है, तो तब आपकी जो शेप होती है वो कैसी बनेगी, वो स्ट्रेट बनेगी, स्ट्रेट। ठीक है, तो फ्रिंजेस स्ट्रेट जाती है अगर डिस्टेंस स्लिट का सेपरेशन से बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेट जाएगी। ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम with relative electrical permittivity 3/2 and relative magnetic permeability 8/3। तो आप क्या होगा, वेवलेंथ डबल होगी, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, वेवलेंथ डबल, फ्रीक्वेंसी हाफ, वेवलेंथ हाफ, फ्रीक्वेंसी अनचेंज। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से, वैक्यूम से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जा रही है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जा रही है तो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी इसकी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। अब आपको इसका फ्रीक्वेंसी तो हमें पता चल गई कि अनचेंज रहेगी। अब वेवलेंथ भी देखनी क्या क्या होगी, तो वेवलेंथ का फॉर्मूले अगर आप देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला, तो इसका पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, रिलेटिव परमेबिलिटी और ये। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में, और ये सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो आता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी अपॉन वी मीडियम। तो वी मीडियम निकालना है तो सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और वी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा भी होता है। तो यहाँ से जो लेमडा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ना, तो लेमडा लेमडा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ स्पीड पे। ठीक है, लेमडा किस ये कांस्टेंट है अगर, तो लेमडा वी पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 2 आया, तो वी कितना है, c/2। ठीक है, तो जो मीडियम कितना हो गया, हाफ ऑफ सी, तो लेमडा भी क्या हो जाएगा, लेमडा भी हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट थी ना स्पीड की, और स्पीड अगर ये 2 आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हाफ आ रही है, तो हाफ आ रही है, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो सी ऑप्शन है इसका फिफ्थ का। इन अ सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर 10 वोल्ट ईच। इफ द कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितनी हो जाएगी। यहाँ पे LCR सर्किट में तीनों चीज़ अगर इक्वल है तो इट मीन्स वो रिजोनेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि अगर ये तीनों वोल्टेज बराबर है रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर की, तो ये सर्किट रिजोनेंस में है। और अगर शॉर्ट सर्किट है तो वो LR सर्किट बन जाएगा, तो उसका जो इम्पिडेंस है वो LR सर्किट का इतना होता है। क्लियर, और ये दोनों इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में ये तीनों इक्वल है, तो यानी ये R और इसका इंडक्टेंस दोनों का इंडक्टर का वोल्टेज और V क्या है, सेम ही है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे अगर मैं R किसके बराबर हो जाएगा, इससे अगर इसमें पुट करें तो R XL के इक्वल हो जाएगा अगर शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो अब R XL के बराबर है, तो जो करंट है वो क्या होता है, V/R।
है ना। तो यहाँ पे आर और एक्सएल बराबर थे, तो ये आर स्क्वायर रख सकते हो, तो ये आ गया वी बाई आर रूट टू न्यू करंट। क्लियर। अब न्यू इंडक्टर निकालना था आपको, तो वो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो आएगा वो आई न्यू एक्सएल लेना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन में आई नॉट आपने निकाला, ये आया था, है ना। तो यहाँ पे और एक्सएल तो किसके इक्वल था, शॉर्ट सर्किट था, तो आर के। तो हमने क्या रखा, एक्सएल की जगह आर रख दिया, आर से आर कट गया, तो वी बाई रूट टू, और वी आपको गिवन था 10 बाई रूट टू को सॉल्व करके आंसर आएगा 5√2 वोल्ट। तो इस तरीके से ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन लगानी थी आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 5√2 आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन हैव अ वेवलेंथ रेंज। कितनी वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये जो रेंज होती है ये आपकी 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8th। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डी है, अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है टूवर्ड्स द टारगेट न्यूक्लियस। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर हाफ कर दे तो न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, तो वी हाफ करोगे तो देखो वी हाफ करने से क्या होगा, ये हाफ कर दिया तो 1/2 v का स्क्वायर, तो ये 1/4, ये 1/4 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4/v², यानी डी आपका 4 टाइम्स हो जाएगा लार्जर। ये अगर हाफ करोगे तो इन्वर्सली है ना, इसके वी के क्या है इन्वर्सली, तो ये स्क्वायर में है तो 4, ये हाफ करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर है। तो पहले डी था तो 4D हो जाएगा, डी ऑप्शन। 9th देखो, अ कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ गिवन थी, कट इनटू 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉनकेव लेंसेज, फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस निकालनी थी आपको। तो जब भी कॉनकेव लेंस को हम कट करते हैं तो क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होती है ना वो डबल हो जाती है। ठीक है, यानी लेंस को आधा कर दिया ना हमने, तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तो लेंस को हाफ करने से फोकल लेंथ डबल हो जाती है, तो एफ न्यू निकालना है। तो पुरानी वाली 10 थी तो 2 × 10 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो किस किस बच्चे ने ये आंसर लिखा है कमेंट कीजिए। अदर कोर्स के सोल्यूशन मिलेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 4 इंडिपेंडेंट वेव्स आर एक्सप्रेस्ड एज। 4 इंडिपेंडेंट वेव्स कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेव्स है तो उसके लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए था, और जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब कोहेरेंट होना चाहिए। तो आपको देखना फ्रीक्वेंसी किस किस की सेम है। देखो इसके पास ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, इसके पास 2 ओमेगा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसकी भी ओमेगा है और इसकी भी ओमेगा है। तो यस, ओमेगा किस किस के पास है 1, 3 और 4। तो अगर इंडिपेंडेंट वेव्स है तो उनको कोहेरेंट होना ज़रूरी है। तो कोहेरेंट की कंडीशन तो सबको पता है ना, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस सेम कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इंटरफेयर करेगी। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सी ऑप्शन इसका आंसर है। फर्स्ट भी, थर्ड और फोर्थ। सेकंड वाला क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें 2 ओमेगा है। ओमेगा यहाँ सब में ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जबकि इसमें 2 ओमेगा है, तो इसलिए ये वाला नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, 2 हीटर्स रेटेड एज P1V एंड P2V यानी पावर 1 वोल्टेज, पावर 2 वोल्टेज कनेक्टेड सीरीज में किससे किए इन्होंने, डीसी सोर्स V/2 वोल्ट, पावर कंज्यूम बाय कॉम्बिनेशन। तो ये आपको कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी थी। तो यहाँ पे आपको पता है सीरीज है तो R1, पावर क्या होता है V²/R, पावर क्या होता है तो R निकाल लो, R यहाँ चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, R V²/P। तो R1 के लिए P1 ले लेना, R2 के लिए P2 ले सकते थे। अब R टोटल सीरीज में है तो R1 + R2 इन दोनों को प्लस करना था आपको, तो V² कॉमन लोगे और इनका एलसीएम 1/P1 1/P2 का, तो ये आ जाएगा। इसके बाद पावर कंज्यूम में बोला है V की जगह ना आपको हाफ करना था V/2 और स्क्वायर करना है,
और साथ में आर टोटल हम निकाल चुके हैं, तो ये v²/4 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। v² से v² कट जाएगा, तो ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये p1 p2 तो ऊपर आ जाएगा और p1 + p2 नीचे आ जाएगा, और साथ में ये क्या है, v²/4 है ना, 4 है ये, ठीक है। v² तो कैंसिल हो जाएगा, तो p1 p2 4 p1 + p2 ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका, p1 p2 4 p1 + p2। कैलकुलेशन करनी तो आपको आती होगी, करके देखना, तो ये आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखो, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो अगर अनबायस्ड पीएन जंक्शन है तो इक्विलिब्रियम पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो देखो इक्विलिब्रियम जब होगा, देखो अनबायस्ड है ना पीएन जंक्शन, तो यानी कि इसका मतलब है कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो जिससे डिप्लेशन रीजन कहाँ, डिप्लेशन रीजन से क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज करियर मेजॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी किस तरफ ट्रांसफर होंगे, मेजॉरिटी की तरफ, यानी ड्रिफ्ट करंट आएगा, और फिर उससे वो तब तक रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों जो माइनॉरिटी चार्जेस है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, मेजॉरिटी चार्जेस के। तो यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका मतलब डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट जो होंगे वो इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 12 का आंसर सी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 to 16 एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे। तो एजर्शन रीजन में एजर्शन है ऑल एटम हैव ए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब कुछ ना कुछ नेट निकलता है, क्या सारे एटम्स में निकलता है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी जीरो किसी का भी नहीं होता नेट, मतलब कुछ ना कुछ निकलता है, तो नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करूं, डायमैग्नेटिक की, तो उनका जो नेट होता है वो जीरो आता है, तो ये बोल रहा है नेट निकलेगा निकलेगा हर एक का, तो नहीं, डायमैग्नेटिक के केस में जीरो आएगा, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। रीजन देखो, अ करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्या करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव, मतलब नहीं करता ऑलवेज मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये भी इनकरेक्ट है, ऑलवेज नहीं आना चाहिए था, कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता, ठीक है। तो ये एजर्शन रीजन दोनों इनकरेक्ट थे, तो एजर्शन रीजन इनकरेक्ट है 13 के, एजर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, क्योंकि डायमैग्नेटिक केस में जीरो नेट आ सकता है, आंसर मतलब जीरो भी हो सकता है, और यहाँ पे ऑलवेज नहीं आना था, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, एजर्शन रीजन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, इफ एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ नैरो स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है। यस बिल्कुल क्लियर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट करेंगे और नैरो स्लिट से पास होंगे तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। रीजन है इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं पार्टिकल एंड वेव, यस ये भी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल वेव दोनों होते हैं, तो रीजन भी करेक्ट है, बट हाँ इसलिए पार्टिकल और वेव होने के कारण ही तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी से ही तो वो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स एजर्शन रीजन करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ए ऑप्शन है इसका आंसर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीजन द मास ऑफ ए न्यूक्लियस लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। मास एक न्यूक्लियस का लेस होता है सम ऑफ देयर मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, टोटल से यस करेक्ट है ये। एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन द न्यूक्लियंस आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, नहीं बाउंड टुगेदर करते तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है इस टाइम पे, तो ये फॉल्स है आपका। तो यहाँ पे 15 में एजर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ऑप्शन सी इसका आंसर है क्वेश्चन 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रीजन है इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड होते हैं। तो इसमें बोर मॉडल में यस ये ट्रू है ना, डिस्क्रीट और क्वांटाइज तो होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, क्वांटाइज होते हैं। इन एन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू इट टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये फॉल्स है रीजन।
तो आंसर कमेंट कीजिए, क्या लिखा है आपने एजर्शन रीजन। ए ऑप्शन है इसका। तो क्वेश्चन समझ आ गया ना 16 का। एजर्शन भी ठीक है, बट रीजन में क्या था, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लग रहा है वो, हाँ वो तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। यस करेक्ट है ये। तो एजर्शन रीजन करेक्ट है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्वांटाइज क्यों है, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, जस्ट करेक्ट है दोनों। तो एजर्शन और रीजन करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जस्ट करेक्ट तो है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्लियर? 16 का आंसर ऑप्शन बी है। किसने ऑप्शन बी पे टिक किया है, करेक्ट है इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 17 सेक्शन बी देख लेते हैं हम। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द एमिटर प्लेट इज irradiated with radiation of 200 nanometer. The photo current becomes zero when the collector plate potential minus 0.8 volt. वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है ईवी में एमीटर का। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है नैनोमीटर में, ये क्या गिवन है, ये लेमडा गिवन है 200 नैनोमीटर। फोटो इलेक्ट्रिक नैनोमीटर में क्या है, लेमडा गिवन है आपको, और फोटो करंट जीरो हो जाएगा अगर पोटेंशियल इतना आ जाएगा। तो वर्क फंक्शन निकालना था। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको आता होगा, आपको क्वेश्चन में लेमडा दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है कितने पे वो करंट ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो एनर्जी फोटोन की क्या होती है, एच न्यू बाय लेमडा। तो यहाँ पे आपको लेमडा की वैल्यू 200, एच न्यू आप निकालना, ये इतना आ जाएगा। और तो एनर्जी इसको सॉल्व करोगे तो 6.2 EV आ जाएगी। क्लियर? और के मैक्स निकालना है तो ई स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8 दिया है। ई तो 1 है ना इसका। अच्छा ईवी में ही तो निकालना था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लगाओ ई माइनस के मैक्स, तो ये आएगा आपका 6.2 और वो आएगा 0.8 माइनस करके। तो इसका आंसर आएगा 5.41 EV। कितना आएगा आंसर? 5.4 EV।
सी बाय लेमडा होता है ना। नैनोमीटर को बदलना था। एनर्जी एच की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 रखनी थी, और सी आपका 3 × 10⁸ रखना है, और ये 200 नैनोमीटर है तो 10⁻⁻9 रखना है, और फिर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 6.2 eV। और फिर के मैक्स आपको निकालना है, तो ये आपको गिवन था, वो तो इसी के इक्वल था ना स्टॉपिंग पोटेंशियल के, तो ये 0.8 है ईवी में। और फिर वर्क फंक्शन आपका ई एनर्जी में से के मैक्सिमम को माइनस करना है, तो यानी इसमें से इसको माइनस करके ये इतना आ जाएगा। हाँ, तो ये निकालने के लिए आपको ये सारी वैल्यूज लगानी थी, तो ये इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही था। 18th बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर, दो वेवलेंथ की लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। यूज टू एलिमिनेट अ सिंगल स्लिट विथ 1 मिलीमीटर, ये नैनोमीटर, ये मिलीमीटर है। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। अच्छा, कोइंसाइड की कंडीशन लेनी थी आपको, एंड स्क्रीन की डिस्टेंस 1.5 मीटर है स्लिट से। तो सिंपल फॉर्मूले कोइंसाइड का लगाना था आपको। तो लेमडा 1 गिवन था क्वेश्चन में, लेमडा 2 भी गिवन था, स्लिट विथ भी आपको मिलीमीटर में गिवन थी, और जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो 1.5 दिया हुआ था। तो कोइंसिडेंस की कंडीशन क्या होती है, y1 और y2 इक्वल होता है, और y निकालने का फॉर्मूला होता है n लेमडा d/a, ठीक है। और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन क्या होती है, a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा। तो इससे हम y निकाल सकते थे, और ये y1 y2 के इक्वल रखोगे तो कोइंसिडेंट आ जाएगा। अब इसमें रखो इसको, तो कोइंसिडेंस की एक और कंडीशन आपको पता है ना, कोइंसिडेंस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था इसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, n1 लेमडा 1 n2 लेमडा 2। तो यहाँ से n1 n2 क्या हो जाता है कोइंसिडेंस में, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, ये 600 अपॉन 400, तो ये कैंसिल करोगे तो 3/2, यानी इसका मतलब n1 3 हो गई और n2 2 हो गई। अब ये y के फॉर्मूले में रख दो, y का फॉर्मूला क्या है, n लेमडा नैनोमीटर में था तो 10 के, ये y1 के लिए कर रही हूँ है ना, तो n1 वाला लो, लेमडा भी 1 वाला लो, और इनटू डिफरेंस की डी कितना था, कैपिटल डी 11.5, और जो स्मॉल डी है वो था 1 मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में था, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ तो इसे सॉल्व करके देखो, ये इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना तो आता ही होगा, पावर्स को ऐसे लेना चाहिए, 3 × 400 अपॉन इंटू 15 करूँगी तो 600, 15 4 जो 6000, और एक डेसिमल लग गया इसमें, और 10 की पावर कितनी हो गई, -9, ये +3 -6, और फिर 1800 इंटू 10⁻⁻6, ये डेसिमल मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया 3 स्टेप पीछे, तो +3 कर दूँगी, 3 स्टेप पीछे किया ना, यहाँ था यहाँ लाए हूँ, तो +3 करूँगी तो ये आ जाएगा आंसर। तो ऐसे करके आपको ये सिंप्लीफिकेशन करनी है, इतना मीटर में आएगा। तो पहले तो आपको कोइंसिडेंस की कंडीशन से n1 n2 निकालना है, फिर n1 n2 की हेल्प से y निकाल लेना है, और y आपको कैलकुलेशन पार्ट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 18 का ए, ये तो हो गया। इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था यंग, ये भी डबल स्लिट से ही था, स्लिट सेपरेशन दिया हुआ था, और दो वेवलेंथ की एक बीम कितनी कितनी की थी, इसका भी n1 n2 निकाल लेना, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, कोइंसाइड ही हो रही है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना था, कोइंसाइड के लिए कंडीशन देनी थी, और फिर लीस्ट डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम से निकालना था आपको, राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड हो रही है। तो यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2 दोनों दिए हुए हैं, ये कौन सा सेपरेशन दिया हुआ है, ये आपको
स्मॉल डी दिया हुआ है और कैपिटल डी आपको इतना दिया हुआ है। तो सिंपल वैसे ही फॉर्मूला लगाना था इसमें भी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला। लेमडा 1 दिया है, लेमडा 2 दिया है, डी स्मॉल दिया हुआ है। ध्यान रखना ये SI यूनिट्स में लाना पड़ता है। फिर ये तो मीटर में ही दिया हुआ था। ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा एन लेमडा डी/डी। कोइंसाइड की कंडीशन देनी थी। कोइंसाइड की कंडीशन में आपको भी मैंने सिखाया था n1/n2, ये 3/2 का मतलब n1 3 रखना है, n2 2 रखना है। अगर फर्स्ट वाला कर रही तो फर्स्ट वाला n1 लेना है, फर्स्ट वाली ही वेवलेंथ लेनी है, और डिस्टेंस स्क्रीन का और नीचे स्लिट का सेपरेशन, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये नैनोमीटर है तो ये 10⁻⁻9 एंड ये आपका मिलीमीटर में था 10⁻³ देना है। इसका डेसिमल हटाऊंगी तो एक 10 और चला जाएगा। अब कैलकुलेशन पार्ट है, ये सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये इतना आंसर आ जाएगा मीटर में, वाई आ जाएगा इतना मीटर। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करना कि हमारा ये आंसर आ गया है। सारे बच्चे कमेंट ज़रूर कर देना कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अ वायर ऑफ लेंथ L bent around into a square coil having n turns and circular coil having n turns. Coil in both cases is free to turn about vertical axis coinciding with the plane of coil. सेम करंट कैरी कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्क्वायर कॉइल टू द सर्कुलर कॉइल। अच्छा, किसका? स्क्वायर कॉइल का सर्कुलर कॉइल के साथ मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो निकालना है एक तरह से। तो टॉर्क का फॉर्मूला, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है NI/AB, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न, I करंट, एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और NI भी आपको क्वेश्चन में सेम दिए थे दोनों कॉइल के। तो अगर ये NI और B सेम है तो टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है एरिया के। तो पहले मैं एरिया निकालूंगी फिर इनका रेशियो निकलेगा, है ना। तो स्क्वायर कॉइल का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो उसके लिए इसकी साइड पता होनी चाहिए। तो L जो है उसकी नंबर ऑफ टर्न इनटू उसका पेरीमीटर, है ना। L कैसे निकलेगा? नंबर इनटू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर 4S होता है, तो यहाँ से S साइड निकल जाएगी L के रिस्पेक्ट में। L/4, ये 4N यहाँ जाएगा L/4N। अब स्क्वायर का एरिया निकाल लो, साइड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो। फिर आपको ऐसी कॉइल के लिए L क्या होता है? N इंटू उसकी सरकमफ्रेंस, और यहाँ से रेडियस निकाल लो। क्या आ जाएगी रेडियस? L 2πN नीचे चला जाएगा क्योंकि एरिया में हमें πr² रेडियस चाहिए थी, तो रेडियस हमने यहाँ से निकाली। अब रेडियस का स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगेगा, L का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, N का स्क्वायर। उसके बाद पाई से एक पाई कट जाएगा, L स्क्वायर बचेगा, 4 बचेगा और N स्क्वायर बचेगा। ये सर्कुलर कॉइल का एरिया आ गया। अब टॉर्क का रेशियो बोला था स्क्वायर टू सर्कुलर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी एरिया स्क्वायर का सर्कुलर का नीचे आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाला था L²/16/N²। एरिया ऑफ सर्कुलर ये था, ये डिवाइड हो रहा है तो रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे कट के ये π/4 आ जाएगा। तो किस किस का आंसर π/4 आया था? इसका आंसर ये है। कमेंट करो किस किस का ये आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the order of magnitude of drift velocity of electron in a conductor? Deduce the relation between current flowing through a conductor and drift velocity. तो drift velocity का जो डेरिवेशन आप करके गए थे वो करना था इसमें। तो ये डेरिवेशन तो आई होप सबको याद होगा। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताना था। तो यहाँ पे ऑर्डर तो आपको आता ही होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो होता है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और कंडक्टर की लेंथ L है, फिर ये डेरिवेशन करना था। एरिया A है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री कितने हैं? N, वो किसके बराबर होंगे? डेंसिटी इलेक्ट्रॉन एरिया इंटू L के। तो ये डेरिवेशन तो आपको आता ही होगा। तो Q टोटल N ही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे। और N का फॉर्मूला भी निकाला था NaL और फिर E।
अब टाइम टेकन टू क्रॉस कंडक्टर कितना लगेगा, वो लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है जितना वो लेंथ कवर करेगा यानी डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी वाली, ड्रिफ्ट वाली। अब आई निकाले तो क्यू टोटल अपॉन टाइम, क्यू टोटल आपका कितना आया NALE, और ये टाइम है L/VD, एल नीचे आ जाएगा और ये उल्टा हो गया ना तो ये ऊपर आ गया। अब एल से एल कट गया तो NAEVD, तो ये आई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में करंट निकल के आएगा। तो ये डेरिवेशन था एक। तो डेरिवेशन तो आई होप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सभी करके गए होंगे। तो 20 तो ड्रिफ्ट का आपको डेरिवेशन करना था। 21 में प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ न्यूक्लियस एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। तो बताना था पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनता है किसके वे सेपरेशन के अलॉन्ग, तो उससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, क्या किस चीज़ के बारे में होता है वो ग्राफ। तो वो ग्राफ आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है वो शो करता है फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, मतलब जितना दूर जाएगा, दूर जाने पे न्यूक्लियर फोर्स कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो अगर R ग्रेटर देन R0 है, ये कंक्लूजन है, यानी R0 की वैल्यू 0.8 फेमटोमीटर होती है। तो अगर R उससे ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्टिव होगा बहुत ज़्यादा, यानी R ज़्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इतने से, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बहुत पास हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन है R अगर लेस होगा 0.8 यानी R लेस देन R0 होगा तो वो जो फोर्स होगा न्यूक्लियर फोर्स वो रिपल्सिव होगा, और रिपल्सिव होने से पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और थर्ड कंक्लूजन कह सकते हैं ये जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज नेचर के होते हैं, यानी वही कि अगर ये फार लार्जर डिस्टेंस होगा यानी लार्जर डिस्टेंस पे ये कैसा हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़ीरो हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ज़ीरो के पास आ जाएगी। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देते हैं, ज़ीरो। बट ये रिपल्सिव भी होते हैं जिसके कारण न्यूक्लियर क्या नहीं करते, कोलैप्स नहीं करते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है रिपल्सिव होने का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना था, ग्राफ तो आता ही होगा इसका, बाकी सिर्फ वर्ड्स में लिखना था। तो ये आपका सेक्शन B कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका सेक्शन C, D, E कवर कर लेंगे। तो सेक्शन C, D, E इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो कैसा गया एग्ज़ाम, कमेंट करना, कितने क्वेश्चन सही है उसको भी कमेंट कर देना। तो बचे हुए क्वेश्चंस को हम बाद में देख लेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो जल्दी जल्दी इसे करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर। उसके बाद सेकेंड पार्ट भी हम इसका देखेंगे। और अदर कोर्स के लिए आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी कोर्स भी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये इसका सेक्शन ही था। PDF का लिंक चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक चैनल पे से ले लेना। तो कैसा गया एग्ज़ाम, कमेंट कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट है, सेक्शन B में से कितने करेक्ट है, सारे बच्चे कमेंट कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना।